साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पर। आज फिर वही शुरू सीरीज है अपनी जीके जीएस प्रैक्टिस पेपर 5वीं। इससे पहले अपन ने 4 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लिए और यह है आज 5वां पेपर। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, भोपाल में 20 से 27 मार्च 2023 को आयोजित ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन है वरुण तोमर, रिदम सांगवान, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल या सरबजोत सिंह। जल्दी से आंसर करना है, 10 सेकंड आपके पास। ऑप्शन है वरुण तोमर, रिदम सांगवान, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल या सरबजोत सिंह। जल्दी से आंसर सोचना है इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। फिर अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग जिसे WPL यानी IPL की तर्ज पे ये महिला प्रीमियर लीग 2023 का पहला खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात जॉयंट्स और यूपी वॉरियर्स। जल्दी से इसका आंसर देना है कि WPL 2023 का जो अभी इसी बार शुरू हुआ है, इसका पहला संस्करण WPL का, इसका खिताब किस टीम ने जीता है? तो ऑप्शन दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात जॉयंट्स या यूपी वॉरियर्स। तो इसका उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने WPL का खिताब जीता है, जैसे IPL का खिताब जीता है आपकी बार चेन्नई सुपर किंग्स ने, और उसी तरह पर ये WPL है। फिर अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन है? गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन है अभिलाष टॉमी, निहाल शर्मा, करण सिंह, अभिषेक शर्मा। जल्दी से आंसर देना इसका कि गोल्डन ग्लोब रेस किसने पूरी की है या ये पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन है? आंसर आपने सोच लिया होगा, महज 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अभिलाष टॉमी, यानी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय अभिलाष टॉमी। फिर अगला क्वेश्चन है, 2023 में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, महाबलीपुरम तमिलनाडु, उदयपुर राजस्थान, अहमदाबाद गुजरात। जल्दी से इसका उत्तर सोचना है और फटाफट आंसर करना है। भोपाल मध्य प्रदेश, महाबलीपुरम तमिलनाडु, उदयपुर राजस्थान या अहमदाबाद गुजरात। आंसर आपने सोच लिया होगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2 महाबलीपुरम तमिलनाडु। फिर अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, पाकिस्तान या भारत। जल्दी से इसका उत्तर देना है। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से आंसर सोचना है। और इसी तर्ज पे अपने एक सीरीज और शुरू करी है, वही कंप्यूटर वाली, जिसमें 5 मिनट के अंदर अपन 10 क्वेश्चन वही दिल्ली पुलिस के जो पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पे अपन प्रैक्टिस करते हैं। तो वो सीरीज नहीं देखी तो वो भी देख लेना। और इसका ये 5वां संस्करण है, 4 इससे पहले डाल दिए गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 4, यानी मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया? ऑप्शन है 1858 के भारत शासन अधिनियम, 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1909 के भारत परिषद अधिनियम। जल्दी से इसका उत्तर सोचना है। उत्तर सोच लिया होगा आपने, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका उत्तर सोचना है
कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से आंसर सोचना है। आंसर सोच लिया होगा आपने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, भारत शासन अधिनियम 1919। इसी के तहत ही महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला था और इसी के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। ऑप्शन है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। 4 ऑप्शन है, चारों में से आंसर सोचना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। राज्य में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों से। 8वां क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 4। अब ध्यान रखना, देखो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 है और 4 का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उससे आपको ध्यान रखना। देखो सवेसरा, बस ये ध्यान रखना आप, तो सवेसरा, क्योंकि गड़बड़ यहाँ होती है इसमें। पहली अनुसूची है वह संघ राज्य से संबंधित है, दूसरी में है वेतन और तीसरी में है शपथ और चौथी में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व यानी राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। तो इस हिसाब से ध्यान रखना, 4 सवेसरा के हिसाब से। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कौन से अनुच्छेद में शामिल है। ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 56। जल्दी से इसका उत्तर सोचना है। 4 ऑप्शन है, चारों में से जल्दी से सोचना कौन सा इसका उत्तर होगा। तो देखो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार यह है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन 3 का सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 352। जल्दी से सोचना इसका। आर्टिकल 129, आर्टिकल 132, आर्टिकल 143, आर्टिकल 352। जल्दी से इसका आंसर सोचना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। जल्दी से इसका उत्तर देना है और इसका उत्तर आपने सोच भी लिया होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 3, अनुच्छेद 143। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। ऑप्शन है 5 वर्ष की अवधि अथवा 62 वर्ष, जो भी पहले हो। 5 वर्ष अवधि अथवा 65 वर्ष, 6 वर्ष अवधि अथवा 62 वर्ष, 6 वर्ष अवधि अथवा 65 वर्ष। जल्दी से इसका उत्तर सोचना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है ऑप्शन 1, 2, 3, 4। जल्दी से आंसर सोचना है इसका, और आपने आंसर सोच भी लिया होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 4, 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले होगी वो होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में केंद्र व राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। संविधान के कौन से भाग में केंद्र व राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन 1 है भाग 11, भाग 12, भाग 13, भाग 14। जल्दी से इसका उत्तर सोचना है कि इसमें कौन सा उत्तर इसका सही होगा। केंद्र व राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है, तो वो किया गया है भाग 2 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 12। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, जैन गुरुओं या अध्यापकों को कहा जाता है। जैन गुरुओं या अध्यापकों को कहा जाता है अम्बघास, अजीविकास, तीर्थकर या आलवार। जल्दी से इसका उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। यानी जैन गुरुओं या अध्यापकों को कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है तीर्थकर। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने आत्मसम्मान आंदोलन आरंभ किया था। इनमें से किसने आत्मसम्मान आंदोलन आरंभ किया था। ऑप्शन है विद्यासागर, ज्योतिराव फुले,
रामास्वामी नायकर, दयानंद सरस्वती। चार ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से आंसर सोचना है इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामास्वामी नायकर। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, करक रेखा व भारतीय मानक समय रेखा कितने समान राज्यों से निकलती है? कितने समान राज्यों से निकलती है? कितने समान राज्यों से निकलती है? जल्दी से उत्तर देना है इसका। 5, 8 राज्य, 2 राज्य या 4 राज्य। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। करक रेखा व भारतीय मानक समय रेखा कितने समान राज्यों से निकलती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से आंसर सोचना है कौन सा होगा इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि करक रेखा व भारतीय मानक समय रेखा 2 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी 2 कॉमन देखने आपको कि करक रेखा भी गुजरे और भारतीय मानक रेखा भी गुजरे, वो वाले हैं, तो वो 2 राज्य हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है। निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है। ऑप्शन है महानदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। जल्दी से इसका उत्तर सोचना है कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी। महानदी अरब सागर में नहीं गिरती है और ये तीनों नदियां अरब सागर में गिरती है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन है बारालाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। जल्दी से इसका उत्तर देना है कि कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो आंसर आपने सोच लिया होगा। महज आपको 5 से 10 सेकेंड ही लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 4, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी नहीं पाई जाती। काली मिट्टी नहीं पाई जाती, यानी कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। जल्दी से इसका उत्तर देना है कि काली मिट्टी कौन से राज्य में नहीं पाई जाती ही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, केरल राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। फिर अगला क्वेश्चन है, अबरक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अबरक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या चतुर्थ स्थान। जल्दी से इसका उत्तर देना है कि अबरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। और आंसर आपने सोच लिया होगा कि अबरक उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। अबरक से ध्यान रखना कि अबरक भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक हो रहा है। तो देखो अबरक आ रहा है, देखो अबरक आ रहा है, तो कहाँ आ रहा है? भारत में। तो आ यानी आंध्र प्रदेश, यानी 1 नंबर पे आंध्र प्रदेश है, 2 नंबर पे अबरक उत्पादन में किसका है? वो है राजस्थान है। तो अबरक आ रहा है। और ये ध्यान रखना, और पूछे जाते हैं कौन से खनिज? तांबा। तांबा अबरक आ रहा है, तांबा मरा हुआ है। तांबा मरा हुआ है। मैं यानी 1 नंबर पर मध्य प्रदेश, 2 नंबर पर तांबा उत्पादन में कौन किस राज्य का है? तो वह है राजस्थान का। तो एक तो है अबरक, तांबा, एक और फेमस खनिज है वो है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट भी पूछा जाता है। लिग्नाइट, तो लिग्नाइट किस जगह है? तो लिग्नाइट से ध्यान रखना लीत्रा। और अपने राजस्थान में तो लीत्रा सबको पता है, राजस्थान वालों को तो लीत्रा किसे कहा जाता है? तो ली यानी लिग्नाइट, त यानी तमिलनाडु, यानी सर्वाधिक लिग्नाइट कहाँ होता है? तो वह तमिलनाडु में। 2 नंबर पे किसका है? तो वो आपनो राजस्थान। यह हो गया। फिर पूछा जाता है बॉक्साइट, सर्वाधिक बॉक्साइट, बी यानी बॉक्साइट, ओ यानी ओडिशा। तो सर्वाधिक बॉक्साइट है वह है ओडिशा में। तो ऐसे नंबर के ध्यान रखना। फिर यूरेनियम पूछा जाता है, तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा होता है वो झारखंड में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जल्दी से उत्तर देना है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका उत्तर देना है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो 4 ऑप्शन है आपके पास और जल्दी से इसका आंसर सोच लिए। तो इसका उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का सबसे
पहला राष्ट्रीय उद्यान है। फिर अगला क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या परांतक प्रथम? जल्दी से इसका उत्तर देना है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। 4 ऑप्शन है आपके पास। उत्तर आपने सोच भी लिया होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2, नरसिंह वर्मन प्रथम। जो भी क्वेश्चन आपको नया लगे या पहली बार देख रहे हो, उसको आप अपनी डायरी में ज़रूर मेंशन करें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन की आपको बुक होनी चाहिए अगर सिलेक्शन लेना हो। तो क्वेश्चन है अगला, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक या धर्म चक्र परिवर्तन? जल्दी से इसका उत्तर देना है। और जिसने भी मेरा बौद्ध धर्म का वीडियो नहीं देखा है, मात्र 15 मिनट में बौद्ध धर्म कराया हुआ है, वो वीडियो ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो मिल जाएंगे। प्रीवियस जो दिल्ली पुलिस के 2020 में एग्ज़ाम हुए थे, उसके सारे लगभग मैंने 20 से 22 पेपर तो सॉल्व करवा दिए हैं व्याख्या सहित, और 5-10 और बचे हैं वो भी करवा दिए जाएंगे, तो वो भी वहाँ देख सकते हो। और प्लेलिस्ट में जाके भी वहाँ से देख सकते हो। और कंप्यूटर की जो प्रैक्टिस सीरीज़ है वो भी देख सकते हो। और ये वाले भी आप सारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हो अगर मेरा बताने का है और मेरा कंटेंट पसंद आए तो। इसका सही उत्तर बताना आपको कि सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन कहलाता था वो किस नाम से था? तो प्रवचन की घटना, जिसे उपदेश भी बोला जाता है, वो सबसे पहला दिया था सारनाथ में दिया था, तो इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजे ने शासन किया? हालांकि ये मगध वाला भी मेरा बताया हुआ है, ये भी 10-15 मिनट में ही बताया हुआ है, तो ये भी जाके आप देख सकते हो, बहुत अच्छा बताया हुआ है। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ऑप्शन आपके पास मौर्य, शुंग, गुप्त व कुषाण वंश ने। जल्दी से इसका उत्तर सोचना आपको कि नंद वंश के बाद में मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1, मौर्य राजवंश ने नंद वंश के बाद शासन किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपके पास दंतिदुर्ग, अमोघवर्ष, गोविंद तृतीय, इंद्र तृतीय। 4 ऑप्शन है, चारों में से जल्दी से आंसर सोचना है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, दंतिदुर्ग। फिर अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पर शासन करने वाले मामलुक अथवा गुलाम वंश के शासकों में कौन नहीं था? जल्दी से आंसर देना है कि दिल्ली पर शासन करने वाले मामलुक अथवा गुलाम वंश के शासकों में कौन नहीं था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, खिजर खां या बलबन? जल्दी से आंसर देना। आंसर आपने सोच भी लिया होगा, तो इसमें कौन नहीं था? तो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल ये सही है, इल्तुतमिश भी था, बलबन भी था, खिजर खां नहीं था। खिजर खां तो सैयद वंश का संस्थापक था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 3। और ये ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत के शासक GK TSL के हिसाब से ध्यान रखना, GK TSL यानी गुलाम के बाद में खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद में लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश था गुलाम और अंतिम था लोधी, ऐसे करके भी पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोधी। जल्दी से आंसर देना, 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो आगरा नगर की स्थापना की गई थी, वो की थी सिकंदर लोधी ने। फिर अगला क्वेश्चन है, तबकात-ए-नासिरी का लेखक कौन था? तबकात-ए-नासिरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन, अल बरूनी, मिनाज सिराज, जियाउद्दीन बरनी। जल्दी से इसका उत्तर देना है, तबकात-ए-नासिरी किसने लिखी? तो उत्तर आपने सोच लिया होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन है 3, मिनहाज उज सिराज। तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे कि वीडियो अपना 25 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? बेलूर, मैसूर, तंजौर, हम्पी। जल्दी से इसका उत्तर देना है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी।
तो आंसर आपने सोच लिया होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम्पी। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानुज, रामानंद, तुलसीदास या नरसी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका तो आपने सोच ही लिया होगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? यानी औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना? ऑप्शन है अकबर द्वितीय, फर्रुख सियर, बहादुर शाह प्रथम या जहांगीर शाह। जल्दी से इसका उत्तर देना है कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना। जल्दी से इसका उत्तर देना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब के बाद पूछे तो बहादुर शाह प्रथम है, और आपसे ये पूछे कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो यहाँ ये लगा देना आप सेकंड, यानी बहादुर शाह द्वितीय था, वो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था, और औरंगजेब के बाद बना वो बहादुर शाह प्रथम। फिर अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1763, 1757, 1766, 1756। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2, 1756। फिर अगला क्वेश्चन है, मुगलकालीन साहित्यिक रचना रस गंगाधर के रचयिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर देना है आपको। ऑप्शन है पंडित जगन्नाथ, अबुल फजल, तुलसीदास, रस खान। सही उत्तर देना है इसका कि मुगल साहित्यिक रचना रस गंगाधर का रचयिता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जगन्नाथ। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़, कलानौर, रायचूर या आगरा। जल्दी से इसका उत्तर देना, और ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 रायगढ़ में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ? बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन है 1906, 1905, 1904, 1907। जल्दी से इसका उत्तर देना है कि बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह ऑप्शन है 2, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। फिर है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग या विलियम बेंटिंग। जल्दी से इसका आंसर देना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर आपने सोच लिया होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था तो वह था विलियम बेंटिंग। फिर अगला क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रेयतवाड़ी बंदोबस्त और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका उत्तर देना है कि सर टॉमस रो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित था। ऑप्शन है आपके पास तीनों 4। जल्दी से इसका आंसर सोचना है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, और ये दिल्ली पुलिस में तो खूब बार रिपीट हुआ इसी 2020 वाले में अलग अलग तरीके से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रैयतवाड़ी। और मैंने जब दिल्ली पुलिस का पेपर सॉल्यूशन कराया था वहीं भी बताया था, मैं वापस बता रहा हूँ, ये भूमि बंदोबस्त के हिसाब से ध्यान रखना आप। सरम, ट्रिक से ध्यान रखना, सरम। स यानी स्थायी बंदोबस्त, रे यानी रैयतवाड़ी, और म यानी महालवाड़ी। फिर इसमें कौन था? तो इसमें है कॉर्नवालिस, इसका जनक, यानी स्थायी बंदोबस्त का जनक है कॉर्नवालिस। फिर रे का मतलब ध्यान रखना, कर्नल रीड और थॉमस मुनरो, कर्नल रीड और थॉमस मुनरो। फिर महालवाड़ी का है होल्ट मैकेंजी। इस जनक भी पूछे जाते हैं, तो इस हिसाब से ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बहादुर शाह जफर या बेगम हजरत महल। आंसर देना है।
लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बहादुर शाह जफर और बेगम हजरत महल। जल्दी से इसका देना है आंसर आपको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल। और आपको ऐसे भी ध्यान रखना, लखन की बेगम कैंप में, लखन की बेगम कैंप में मतलब लखनऊ का विद्रोह था, वो नेतृत्व किसने किया? हजरत महल ने। और इसको दबाने वाला अंग्रेज कौन था? तो वो था कैंप मेल। तो इस हिसाब से ध्यान रखना कि लखन की बेगम कैंप में। सेम ऐसे ध्यान रखना, दिल बहादुर है यानी दिल्ली का कौन था? बहादुर शाह जफर है यानी हुरोज। फिर सेम ऐसे झांसी की रानी हीरो है यानी झांसी का जो नेतृत्व किया था वो रानी लक्ष्मीबाई ने, और दबाने वाला कौन था? तो हीरोज। यार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था? तो हुआ था वो हीरोज के साथ ही हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है आपके पास 1907, 1913, 1917, 1920। जल्दी से इसका उत्तर देना है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपने सोच ही लिया होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1913, ऑप्शन है 2। 1907 में क्या हुआ था रे? 1907 में तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था। फिर 1917 में क्या हुआ? तो 1917 में तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1920 में क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था। तो इस हिसाब से ध्यान रखना, 20 में असहयोग हुआ तो 30 में क्या हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो 31 में क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ। 32 में क्या हुआ? 32 में पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। तो ऐसे करके आपको ये ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास। जल्दी से आंसर देना है कि पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु रामदास ने। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर देना है कि खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, यह हुआ था गुजरात में। हुआ कब था? तो देखो 17 में तो हुआ था चंपारण, और उसके एक साल बाद में हुआ था 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। फिर अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो आंसर देना आपको, असहयोग आंदोलन, रोलेक्ट एक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। जल्दी से इसका आंसर देना है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से सोच लीजिएगा, 5 या 10 सेकेंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्योंकि गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसी के बाद उसी के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था 31 में। फिर 32 में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू हुआ और पूर्णतः समाप्त हुआ था ये 1934 में। तो ये ध्यान रखना। दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। फिर गांधी जी 24 दिन बाद में दांडी पहुंच के नमक का कानून तोड़ा, और फिर 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। फिर उसके बाद 4-5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, उसी के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। लेकिन फिर 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ और पूर्णतः समाप्त हुआ, तो वो हुआ था 7 अप्रैल 1934 को। ये ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी है आदिति गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? यानी कि चर्चा में रही खिलाड़ी आदिति गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है 4 आपके पास, शूटिंग, तीरंदाजी, फुटबॉल या साइकिलिंग। जल्दी से इसका उत्तर देना है कि आदिति गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? तो उसका संबंध है तीरंदाजी से। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आदिति गोपीचंद का संबंध है वह तीरंदाजी से। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर देना आपको, ऑप्शन है 37वीं, 38वीं, 39वीं, 40वीं। जल्दी से आंसर बताना है इसका
कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो इसका उत्तर आपने सोच ही लिया होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2, यानी 38वीं रैंक। फिर अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई भुगतान के लिए ईएमआई सुविधा शुरू की है। ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या पीएनबी बैंक। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर सोचना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा, कि किस बैंक ने क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई भुगतान के लिए ईएमआई सुविधा शुरू की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1, आईसीआईसी बैंक। फिर अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है आपके पास फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या पोलो। जल्दी से इसका उत्तर देना है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने सोच ही लिया होगा। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। फिर अगला क्वेश्चन है कि पेन पिंटर प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया है। पेन पिंटर प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन है माइकल रोसेन, टोनी हैरिसन, हनीफ कुरैशी या टॉम स्टॉपर्ट। जल्दी से इसका उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, माइकल रोसेन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग से देख लेना कि पेन पिंटर प्राइज 2023 माइकल रोसेन को दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन है नागालैंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या दिल्ली। नाम दिल्ली पुलिस का चल रहा है अभी दिमाग में। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। नागालैंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर देना है और ये आपने सोच ही लिया होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, नागालैंड। हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, वो मनाया जाता है नागालैंड में। फिर अगला क्वेश्चन है, जारदोजी किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मेघालय और उत्तर प्रदेश। सही उत्तर देना है इसका कि जारदोजी किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन आपने सोच लिया होगा कि कौन सा सही होगा इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, उत्तर प्रदेश। जारदोजी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तंजौर, महाबलीपुरम, करायकाल, मदुरै या मदुराई। जल्दी से इसका उत्तर देना है और इसका उत्तर तो आपने सोच ही लिया होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, मदुरै। फिर अगला और अंतिम क्वेश्चन है, कामायनी के रचयिता कौन है। कामायनी के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, महादेवी वर्मा। कामायनी के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ये आपके 50 क्वेश्चन जीके जीएस के कंप्लीट हो गए। और सीरीज अच्छी लगी, आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और जो स्टूडेंट या जो मेरे भाई बहन अपना स्कोर शेयर करना चाहते हैं वो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।